नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदू का इशू डिस्कस करेंगे, बिम्स्टेक से संबंधित। बिम्स्टेक को बने 25 साल पूरे हो गए हैं, उस उपलक्ष्य में आर्टिकल आया है। इसके बाद ये जो आर्टिकल है डिजिटल कोलैबोरेशन से संबंधित है, और नेक्स्ट आर्टिकल लाइव मिंट का है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मिसयूज से संबंधित। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखो एक इशू है जिसको आप एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हो। हैदराबाद में दुखद रेप का इशू तो आपने सुना होगा, कैसे हाईफाई सोसाइटी में एक ऐसी लड़की जिसकी एज 18 साल से भी कम है, गैंग रेप हुआ। लेकिन क्यों ये होती हैं ऐसी चीज़ें? वैसे तो देखो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जिस प्रकार से कुछ चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। परफ्यूम की एक ऐड है जिस पर सरकार ने बैन लगा दिया। ऐड में कुछ ऐसा था, 4 लड़के किसी दुकान में थे, एक लड़की थी, तो लड़के बोलते हैं हम 4 और वो 1, पहला शॉट कौन लेगा? जबकि मतलब बातों से ऐसा लग रहा है जैसे महिला के संदर्भ में ये बातें बोली जा रही हैं, लेकिन सामने परफ्यूम था शॉट नाम का, तो उस पर बात चल रही थी। तो जब देखो इस सोच के साथ में एड्स बच्चे देखेंगे तो उनकी थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये समाज को डिसाइड करना है कि समाज किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहता है। जो आने वाली जनरेशन्स है उनके लिए क्या नॉर्मल है, उनको क्या अवॉइड करना है, क्या उनको सिखाना है, सब कुछ हमारे हाथ में है। अच्छा किया सरकार ने इस ऐड को बैन लगा दिया, और फाइन भी लगना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो चीज़ है आप एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिम्स्टेक से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बिम्स्टेक को बने ना 25 साल पूरे हो गए हैं, तो उस उपलक्ष्य पर यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इस आर्टिकल को हम डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में, ताकि अच्छे से आपको आर्टिकल समझ में आए। 1997 में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जो देश आते हैं उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। शुरू में 4 देश एक साथ आए थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। नाम था BISTEC। कई बार यूपीएससी डिक्लेरेशन भी पूछ लेती है कौन सी डिक्लेरेशन से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन। लेकिन देखो बाद में 3 और देशों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। 1997 के लास्ट में म्यांमार ने ज्वाइन किया, और 2004 में नेपाल और भूटान ने भी ज्वाइन कर लिया। 4 ने शुरू में ज्वाइन किया था, 5वें देश म्यांमार ने 1997 के लास्ट में ज्वाइन कर लिया, और 2 और देशों ने 2004 में ज्वाइन कर लिया, जिनका नाम है नेपाल और भूटान। अगर यूपीएससी टाइमलाइन पूछ ले कौन से देश ने कब ज्वाइन किया, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है। आजकल यूपीएससी काफ़ी इनोवेशन कर रही है प्री में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से देश ने कब ज्वाइन किया। इन 7 देशों का पहला जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ वो जुलाई 2004 में हुआ। तभी इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखेंगे बिम्स्टेक। अभी देखो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो देश आते हैं ना, उनकी कंबाइंड जीडीपी है $4 ट्रिलियन, और टोटल वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है ना उसका 22% अकेली इसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज में है। और जाहिर तौर पर इंडिया जो है डोमिनेट करता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिया की जीडीपी का साइज है $3 ट्रिलियन, और इंडिया की पॉपुलेशन है $1.4 बिलियन। जब देखो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो अपने आप में काफ़ी यूनिक थी, क्योंकि इसमें कुछ देश साउथ एशिया से आए, कितने 5 साउथ एशिया से आए हैं और 2 साउथ ईस्ट एशिया से हैं। तो कहा जा रहा था दोनों रीजन्स को आपस में जोड़ने का ये काम करेगी बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन। तो 25 साल अब पूरे हो चुके हैं। कल यानी 6 जून को इस ऑर्गेनाइजेशन को बने 25 साल पूरे हो गए। तो जो इस ऑर्गेनाइजेशन के पेरेंट्स हैं ना, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज, उनका दायित्व बनता है कि 25 साल पूरे होने पर एनालाइज करें जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया था अब कैसी हालत है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या अपने गोल्स को अचीव करने में सफल हो पाई है या फिर नहीं। देखो जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ना उस समय हालात अलग थे। 1997 में तो आपको पता है यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, यानी यूएसए एकमात्र सुपर पावर था। और आज आपको पता है सिचुएशन बदल गई है। आज यूएसए और चाइना के बीच में एक प्रकार से राइवलरी चल रही है वर्ल्ड में सुपर पावर बनने के लिए। चाइना यूएसए को रिप्लेस करके खुद सुपर पावर बनना चाहता है। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है शुरू में देखो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी ना तो इतनी एनर्जी नहीं थी, लेकिन 2016 में जब गोवा में समिट ऑर्गेनाइज हुआ ना, ब्रिक्स का समिट था, तो ब्रिक्स के समिट के साथ साथ बिम्स्टेक का भी समिट बुला लिया था इंडिया ने,
क्योंकि आपको पता है सार्क तो ठंडे बस्ते में था, पाकिस्तान के साथ रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो इंडिया को सार्क से उम्मीद नहीं थी। तो इंडिया ने सार्क माइनस पाकिस्तान पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। सार्क माइनस पाकिस्तान पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ओवरऑल बिम्स्टेक ही बनता है। सिंपल भाषा में सार्क के 8 देशों में से अगर आप पाकिस्तान घटा दो तो बचते हैं 7 देश। तो वो 7 देश है ना, ज़्यादातर देश साउथ एशिया के वो मेंबर्स हैं बिम्स्टेक के। तो उस समय सरकार ने ब्रिक्स के साथ साथ बिम्स्टेक का समिट भी ऑर्गेनाइज करवा लिया था। ब्रिक्स और बिम्स्टेक के लीडर्स में आपस में काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन भी उस समय देखने को मिला था। तो ऐसा लगा था कि अब बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन हवा पकड़ेगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी इसको इंडिया प्रोवाइड करेगा। कुछ रिफॉर्म्स देखो आए भी, जैसे बिम्स्टेक ने अपने लिए नया चार्टर क्राफ्ट किया। पहले 14 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हुआ करते थे, लेकिन स्ट्रीमलाइन करके अब 7 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है और हर एक देश ने एक एक एरिया में लीड लेने का ठाना है। सेक्रेटेरिएट, बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट है ढाका में, जिसको मजबूत करने की बात कही गई है और कहा गया है हर एक मेंबर कंट्री इनफ पर्सनल जो है डिवोट करेगा इस सेक्रेटेरिएट में। अगर देखो कंपेयर करें दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे सार्क का तो आपको पता है रेगुलर समिट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भी अभी तक 1997 के बाद से एक ही समिट ऑर्गेनाइज हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन ना बना के छोड़ दी, ठंडे बस्ते में है, बस यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए छोड़ दी कि आप याद कीजिए, बाकी एक्टिव है नहीं है। लेकिन बिम्स्टेक थोड़ी बहुत फिर भी एक्टिव है। 5 समिट ऑर्गेनाइज हो गए हैं, पहला 2004 में, उसके बाद 2008 में, फिर 2014 में, 2018 में और 30 मार्च 2022 को 5वां समिट ऑर्गेनाइज हुआ कोलंबो में। काफ़ी एरियाज में बिम्स्टेक ने प्रोग्रेस रजिस्टर की है, जैसे कॉम्बैटिंग टेररिज्म, फॉरेन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के मामले में, जैसे इंडियन ओशन में नहीं, बंगाल की खाड़ी में जैसे मान लीजिए तूफान आ गया, कोई साइक्लोन आ गया, तो आसपास के जो भी देश हैं कैसे कोऑपरेट करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैसे पहुंचाई जाएगी, डिजास्टर रिलेटेड रिलीफ कैसे पहुंचाई जाएगी, उसके लिए मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हुआ है। और भी एरियाज जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, इनको लेके एमओयूज और एग्रीमेंट साइन हुए हैं। कई इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश हुए हैं, जैसे एनर्जी सेंटर एंड सेंटर ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, ताकि इन एरियाज में ये देश मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट कर सकें। तो ये तो कहाँ कहाँ प्रोग्रेस हुई है वो हमने डिस्कस किया, लेकिन देखो दिक्कत ये भी है ना, अब देखो जैसे श्रीलंका में इतने भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, क्या बिम्स्टेक की कोई प्रतिक्रिया आई? नहीं। समिट ऑर्गेनाइज हुआ था कोलंबो में, लेकिन कुछ खास इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया नहीं गया। इंडिया अलग से हालांकि हेल्प कर रहा है। म्यांमार में कितना कुछ हो चुका है, क्या कुछ बिम्स्टेक के द्वारा किया गया? नहीं। ये दिक्कत है, मतलब मेंबर कंट्रीज में जो बड़े बड़े घटनाक्रम होता है ना, उन पे भी प्रतिक्रिया या फिर उनको एड्रेस करने के लिए बिम्स्टेक के द्वारा कुछ नहीं किया जाता। जबकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें ना, आसियान है, सार्क से बेशक अच्छी है, लेकिन आसियान ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी एक्टिव है। म्यांमार में क्या कुछ हो रहा है उसके ऊपर आसियान की प्रतिक्रिया आई, कोशिश भी इन्होंने की कि म्यांमार में जो क्राइसिस चल रहे हैं उनको शांत किया जाए, हालांकि ऐसा पॉसिबल हो नहीं इसका। दूसरा चैलेंज ये है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है। 18 साल हो गए जब से एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन उसके बाद से कोई कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। 7 एग्रीमेंट्स साइन करने की आवश्यकता है एफटीए को साइन करने के लिए ओवरऑल, लेकिन 2 ही रेडी हैं, बाकी 5 पे तो चर्चा भी नहीं हो रही है। और इसके अलावा जब भी समिट होता है ना, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स अपने मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स को बोलते हैं अरे भैया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो, लेकिन आगे बात नहीं बढ़ती। दिक्कत यह है, तो बड़े बड़े लीडर्स भी ना फॉर्मेलिटी करके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, कनेक्टिविटी में डिसअपॉइंटमेंट है। एनर्जी, डिजिटल एंड फाइनेंशियल डोमेन, यहां पर भी कोऑपरेशन का स्कोप काफी ज्यादा है, लेकिन मेंबर कंट्रीज इतना ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। लिमिटेड प्रोग्रेस हुई है। सिर्फ मास्टर प्लान फॉर कनेक्टिविटी अपनाया गया है बिम्स्टेक के द्वारा, जिसको सपोर्ट किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ये छोटे छोटे वो फैक्ट्स हैं जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। मास्टर प्लान फॉर कनेक्टिविटी जिसको सपोर्ट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनाया गया है? ए सार्क, बिम्स्टेक, BBIN या फिर आसियान? तो आंसर होगा क्या? बिम्स्टेक।
कुछ कनेक्टिविटी को लेके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पेंडिंग हैं। जैसे देखो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के बीच कनेक्टिविटी इन्हेंस करने संबंधित जो ट्राइलेटरल हाईवे है उसका प्रोजेक्ट अभी तेजी से नहीं चल रहा है। हालांकि देखो BBIN जो 4 देश है ना, कौन कौन से, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इनमें कनेक्टिविटी संबंधित कोऑपरेशन जरूर देखने को मिल रहा है। देखो अगर रीजनल कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना है ना, ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की आवश्यकता है और इसके लिए बिम्स्टेक डेवलपमेंट फंड ये इस्टेब्लिश किया जा सकता है और ये तो कम से कम है। नेक्स्ट, बिम्स्टेक ने ना ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात तो बहुत बोली है लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ब्लू इकोनॉमी मतलब ओशियन के जो रिसोर्सेज है ना, सी के जो रिसोर्सेज हैं समुद्र के, उनको इस प्रकार से यूज करना कि वो आने वाली जनरेशंस के लिए खत्म ना हो। जैसे ऐसा नहीं कि मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं तो बस सारी मछली पकड़ ली, अंडे भी खत्म हो गए और आने वाली जनरेशंस के लिए मछलियां वहां पे पनपेंगी ही नहीं, ब्रीड नहीं करेंगी, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। नेक्स्ट फॉल्ट लाइन ये है, जो बिजनेस लीडर्स है ना इन देशों के, बिजनेस लीडर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, वो अभी फुली एंगेज नहीं कर रहे हैं। वो देखो एंगेज नहीं करेंगे तो फिर कैसे ट्रेड इंक्रीज होगा। लास्ट में राइटर ये सजेशन देते हैं, देखो जो क्वाड के मेंबर कंट्रीज हैं या फिर यूं बोलिए IPEF, जिसके बारे में हमने कल आर्टिकल डिस्कस किया था, वो ऑर्गेनाइजेशन से एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हैं बिम्स्टेक को। ये और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकती हैं, ज्यादा कोऑपरेट कर सकती हैं। तो अब समय आ गया है इंडिया लीड करे, बिम्स्टेक का ज्यादा कोऑपरेशन होना चाहिए। जैसे ब्रिक्स के साथ इंडिया ने करवाया था ना, उसी प्रकार से IPEF, क्वाड, इन ग्रुप्स के साथ, इन इनिशिएटिव्स के साथ बिम्स्टेक का कोऑपरेशन इनहेंस होना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया बिम्स्टेक के 25 साल पूरे होने के मौके पर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल तो देखो PIL से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो आप हाईकोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में किसी ऐसे केस में लिटिगेशन फाइल करते हो जिसमें आपका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं सुप्रीम कोर्ट में UPSC में रिफॉर्म्स संबंधित कोई लिटिगेशन फाइल करता हूं। जज पूछेंगे मुझसे कि भाई तुमने पेपर दिया है, मैं बोलूंगा नहीं दिया। तो 1978 से पहले क्या हुआ करता था, लोकस स्टैंडी पूछा करता था। जज ना लोकस स्टैंडी पूछते थे कि आप कैसे इस इशू से प्रभावित हो रहे हो। अगर कोई बोलता था कि नहीं नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती थी जाओ भैया तुम जाओ, तुम्हारा इंटरेस्ट कोई नहीं है तो भाग जाओ यहां से। लेकिन 1978 में जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट आया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ना पिटिशनर से नहीं पूछती आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या फिर नहीं है, आप डायरेक्टली उस इशू से प्रभावित हो रहे हो या फिर नहीं हो रहे हो। जब कोई पिटिशनर यूं बोल देना कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल कर रहा हूं, मेरा डायरेक्टली कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक्सेप्ट करेंगी PIL के तौर पे। यानी ये पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन है। जैसे UPSC में रिफॉर्म के लिए मैं पिटीशन फाइल करता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में से यूं नहीं पूछ सकती कि आपने तो अटेम्प्ट दिया ही नहीं, आप क्यों आए हो, ना आपको देना है। तो मैं बोलूंगा मैं पब्लिक इंटरेस्ट में आया हूं, मैं स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में आया हूं, तो फिर वो PIL जो है स्वीकार की जा सकती है। यह कंसेप्ट आया था 1979 में, जस्टिस PN भगवती ये कंसेप्ट लेके आए थे। मतलब इसके बाद क्या होने लगा, PIL में डायरेक्ट पिटिशनर का इंटरेस्ट नहीं पूछा जाता कि आपका इस केस से क्या लेना देना है। पिटिशनर बोल सकता है मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल की है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। थोड़ी और इंफॉर्मेशन PIL के बारे में। PIL को देखो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है, किसी म्युनिसिपल अथॉरिटी और प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट भी फाइल किया जा सकता है। जी हाँ, प्राइवेट पार्टी पर UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है। आजकल ना UPSC थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछने लगी है। जो ऑब्वियस फैक्ट है ना उनके बारे में पूछती तो है बहुत ही कम संख्या में, लेकिन डीप में जाके ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती हैं जहां पे थोड़ा सा माइंड लगे या फिर थोड़ा मतलब जो किताबों में फैक्ट नहीं मिलते। तो अगर UPSC पूछ ले क्या PIL प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट फाइल की जा सकती है, हाँ। जैसे मुंबई में देखो एक फैक्ट्री थी, बहुत पॉल्यूशन फैलाती थी, PIL फाइल की गई गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उसमें बाकी जो स्टेक होल्डर्स है ना वो थे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इंक्लूडिंग वो प्राइवेट फैक्ट्री जो पोल्यूशन फैला रही थी। तो इस प्रकार से PIL फाइल की जा सकती है इवन प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट भी। PIL एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, सोशल वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए, और जो दबा कुचला समाज है ना उसको आवाज देने के लिए। पास्ट में देखो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप देखोगे जैसे बंधुआ मजदूर हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया।
दिल्ली की हवा खराब हो गई थी, सांस लेने लायक नहीं थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। तो समय समय पर अनेकों पीआईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वर्डिक्ट्स आए हैं। लेकिन देखो पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, पीआईएल को कुछ वकीलों ने ना पब्लिश्ड ही टूल के तौर पे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। इससे अदालतों का बहुत वक्त जो है वो जाया होता है। कुछ वकीलों ने इसे पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मीडिया में कोई इशू आता है, उस इशू से लेके कुछ वकीलों के द्वारा पीआईएल फाइल कर दी जाती है। जैसे ज्ञानवापी इशू हो गया, जो हाल फिलहाल में चल रहा है मंदिर मस्जिद का, जो भी इशू आता है, मतलब मीडिया में जो चल रहा हो ना, उससे संबंधित पीआईएल आप देख ही सकते हो ज्यादातर समय। बेशक देखो वो पीआईएल बाद में डिसमिस हो जाए, लेकिन जब तक कोर्ट उसे लेती है, डिसमिस करती है, कुछ तो समय नष्ट होता है ना, बेशक 20 मिनट हो। तो अभी कंटेक्स्ट इस आर्टिकल का यही है। कुछ वकील थे, उन्होंने पीआईएल फाइल की, तो कोर्ट ने उन पर ना फाइन लगा दिया। 18 मिनट के अंदर अंदर वो पीआईएल डिसमिस हो गई। तो हर एक मिनट जो सुप्रीम कोर्ट का खराब हुआ ना, तो उसके लिए 1 लाख फाइन लगाया, टोटल 18 लाख। बाद में जिन्होंने ये फर्जी पीआईएल फाइल करी थी, उनके वकीलों ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज कम कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है 18 लाख मत दो, 2 लाख दे दो। लेकिन ये तब आया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तंग हो चुके हैं फर्जी पीआईएल को लेकर, उनका बहुत टाइम चला जाता है। देखो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार होते हैं ना, वो सिर्फ टेक्निकल चीजें चेक करते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं है। केस एक बार तो कोर्ट के पास जाता ही है, बेंच के पास जाता ही है। बेंच मेरिट्स और डीमेरिट्स को देख के डिसाइड करती है कि पीआईएल को एडमिट किया जाए या फिर ना किया जाए, उसी दिन डिसमिस कर देती है अगर काम का ना हो तो। कुछ लोग वैसे बोलते हैं ये जुडिशियल ओवररीच भी है, क्योंकि बहुत बार जब पीआईएल पे सुनवाई होती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऐसे वर्डिक्ट दे देती हैं जो काम करना वैसे एग्जीक्यूटिव का काम होता है, सरकार का काम होता है। सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज जैसे मान लीजिए हवा नहीं है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि एक कमेटी का निर्माण किया जाए, टावर खरीदे जाएं। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जबकि ये सब काम ना सरकार के होने चाहिए कायदे से। तो ऐसे केसेस में ना काफी बार कोर्ट जो है ना अपने डोमेन से बाहर जाके काम करती है। संविधान ने उनको जो काम दिया है ना, उस दायरे से निकल के काम करती है, इसीलिए बोला जाता है ये है जुडिशियल ओवररीच। समझ गए? वैसे बलवंत सिंह चोफल जजमेंट में ना सुप्रीम कोर्ट ने 8 डायरेक्शंस दी थी। इन डायरेक्शंस के बेस पर कोर्ट जो है जज कर सकती है कि पिटीशन जेन्युइन पिटीशन है या फिर पब्लिसिटी के लिए है। जैसे सबसे पहले तो ये चेक करो जिसने पिटीशन फाइल की है उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, क्या पास्ट भी ऐसा रहा है कि वो पब्लिसिटी के लिए ऐसी पिटीशन फाइल करता रहता है या फिर रेपुटेड वकील है। दूसरा, कंटेंट जो है उस पिटीशन के अंदर, उसके कंटेंट करेक्टनेस चेक करो, कंटेंट सही भी है या गलत है। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट देखो, अर्जेंसी देखो, ये भी देखो क्या वकील का कोई डायरेक्ट फायदा हो रहा है इस पिटीशन से, क्या कोई मोटिव तो नहीं है, क्या जेन्युइनली कोई पब्लिक हार्म हो रहा है या पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है इसलिए पिटीशन फाइल की गई है। ये सब चीजें देखो, उसके बाद उस पिटीशन पे सुनवाई करो। नेक्स्ट, इवन फॉर्मर अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी है ना, उन्होंने भी 3 बेसिक रूल्स दिए थे पीआईएल का गलत इस्तेमाल ना हो उसके, ये इंश्योर करने के लिए। सबसे पहले फाइन लगाना स्टार्ट करो, जो फर्जी पीआईएल फाइल करते हैं ना, फाइन लगाओ ताकि एक डेटरेंस पैदा हो। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी देखो कोई पीआईएल फाइल करे ना, उससे अंडरटेकिंग ले ली जाए। अगर किसी तुच्छ इशू पर यानी फ्रीवलेस इशू पर पीआईएल फाइल की गई है, कोर्ट का कीमती वक्त जाया होता है, डिसमिस हो जाती है पीआईएल, तो मैं हर्जाना भरूंगा। नेक्स्ट, देखो नॉर्मल लिटिगेशन पे जो प्रिंसिपल्स लागू होते हैं ना, वही पीआईएल पे भी लागू होने चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी के द्वारा। लास्ट में ये बोला जाता है आर्टिकल में, देखो पीआईएल्स ने अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं पिछले 30 सालों में, जैसे डिग्रेडेड बॉन्डेड लेबर, टॉर्चर्ड अंडर ट्रायल्स, वुमेन प्रिजनर्स, ह्यूमिलिएटेड इनमेट्स ऑफ प्रोटेक्टेड वुमेन होम, ब्लाइंडेड प्रिजनर्स। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अच्छे वर्डिक्ट्स दिए हैं और इन इश्यूज के लेके पीआईएल फाइल की गई थी। बट देखो अब पीआईएल्स का काफी गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिस पे एक्शन लेना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल कोलैबोरेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, यूजीसी ने देखो नॉर्म्स आसान बना दिए हैं, चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया है। अब लोकल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं आसानी से, जॉइंट डिग्रीज को ऑफर करने के लिए या फिर ड्यूल डिग्री को ऑफर करने के लिए काफी अच्छी चीज है।
अभी थोड़ी कंडीशंस हैं, जैसे हमारे देश में वो यूनिवर्सिटीज़ जो टाइम्स हायर एजुकेशन की एक रैंकिंग है या फिर दूसरी रैंकिंग है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इन दोनों रैंकिंग्स में हमारे देश की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 1000 में आती है ना, वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन कर सकती है। या फिर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल में जो स्कोर है 3.01 से लेके 4 के बीच में है, वो भी कोलैबोरेट कर सकती है। और जिसकी रैंकिंग NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में जिसकी रैंकिंग टॉप 100 में है, वो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेट कर सकती है। और फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए कंडीशन रखी गई है कि वो फॉरेन इंस्टीट्यूट जिसकी रैंकिंग टॉप 1000 में है ना, दोनों में से कोई भी रैंकिंग हो, टाइम्स वाली हो या फिर QS वाली हो, दोनों में से किसी भी रैंकिंग में टॉप 100 में अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी है ना, वो इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर सकती है ज्वाइंट या फिर ड्यूल डिग्री प्रोवाइड करने के लिए। देखो ये एक अच्छी चीज है, बट एक दिक्कत ये है, UGC के जो रेगुलेशन है ना, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज और इंडियन यूनिवर्सिटीज के बीच में कोलैबोरेशन अलाउ नहीं करते ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए या फिर ऑनलाइन लर्निंग के लिए। समझ रहे हो? यानी ओपन लर्निंग के लिए या फिर डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए, इन डोमेन्स में कोलैबोरेशन नहीं कर सकती इंडियन यूनिवर्सिटीज और फॉरेन यूनिवर्सिटीज। वैसे तो देखो, सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला कि ज़्यादा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएं ताकि रिमोट एरियाज में भी हायर एजुकेशन की जो एक्सेस है वो बढ़ सके। क्योंकि ओपन एंड डिस्टेंस प्रोग्राम जो हैं उन लोगों को एजुकेशन देते हैं जो रेगुलरली एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं कुछ रीजंस के कारण, जैसे फाइनेंशियल रीजंस हैं, पर्सनल रीजंस हैं, प्रोफेशनल रीजंस हैं। कुछ पार्ट टाइम एम्प्लॉइज होते हैं, वो भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से एजुकेशन प्राप्त करते हैं। आप परसेंटेज देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का परसेंटेज कितना है? 13.8। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कितना? 35.9। PG डिप्लोमा लेवल पे कितना? 1.1। डिप्लोमा लेवल पे कितना? 1.5। सर्टिफिकेट लेवल पे कितना? 0.4%। यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है हायर एजुकेशन में जितने टोटल इनरोलमेंट होते हैं ना, उसमें ओवरऑल 11.1% कंट्रीब्यूट करता है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम अफोर्डेबल भी होते हैं। इवन सरकार भी फोकस कर रही है इन पे। सरकार डिजिटल यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश करना चाहती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए तो देखो सरकार काफ़ी बजट एलोकेट करती है, जैसे 9,420, पिछले साल था 7,643। IIT, IIM इनके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा एलोकेट करती है, लेकिन स्टेट द्वारा फंडेड जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस है ना, वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते। बट अब उनके जो चांसेस है ना इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने काफ़ी सारी कंडीशंस रख दी हैं। जैसे इस रैंकिंग में जो यूनिवर्सिटी आती है वही कोलैबोरेट कर पाएगी, बाकी नहीं कर पाएंगी। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है काफ़ी बार कम होती है। तो आवश्यकता ये है कि जो रेगुलेशंस UGC ने अभी जारी किए हैं ना, इनको लेके एक बार फिर से UGC ध्यान से देखे, दोबारा से उनको रिव्यू करें और जो आवश्यक बदलाव लाने की आवश्यकता है ना, वो आवश्यक बदलाव लाए जाएं। स्टेट स्पॉन्सर्ड हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये दो मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पर UGC को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।